गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान विषय का पाठ 10 आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आप ऊपर कुछ चित्र देख रहे होंगे बच्चों, जो पेपर्स की कटिंग है न्यूज़पेपर की। उसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर भी हैं और हिंदी न्यूज़पेपर, मराठी न्यूज़पेपर भी हैं। ट्रक अपघातात तिघांचा मृत्यू, वर्धा वादळाचे चेन्नई थैमान, रशियाचे विमान कोसळलं, शास्त्राचे धाकाने मेलमधील प्रवाशांना। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसमें अलग अलग घटनाएं दिखाई गई हैं। कहीं एक्सीडेंट दिखाया गया है, कहीं बताया गया महाब्रिज कोलैप्स, ब्रिज गिर गया है, कहीं बादल फट गया है, कहीं विमान क्रैश हो गया है। तो ये जो आपको समाचार दिखाए गए हैं, ये समाचार जो इनको आपदाएं बोलते हैं यानी डिजास्टर। तो ये जब आपदाएं आती हैं, ये मानव निर्मित भी होती हैं और प्राकृतिक भी होती हैं। प्राकृतिक कौन कौन सी होती हैं? भूकंप है, बाढ़ है, अकाल है, सुनामी है। ऐसी बहुत सारी आपदाएं होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, जिनको हम टाल नहीं सकते। लेकिन बहुत सारी आपदाएं जो होती हैं मानव निर्मित होती हैं, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, बस का एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क एक्सीडेंट होता है। हाँ, तो ये सब आपदाएं या युद्ध होते हैं, तो ये सब आपदाएं जो होती हैं ये मानव निर्मित होती हैं। तो दो प्रकार की आपदाएं होती हैं, एक होती है प्राकृतिक यानी नेचुरल, और दूसरी होती हैं मैन मेड यानी मानव निर्मित। यहाँ पे देखिए क्या पहला एक प्रश्न दिया गया है, क्या बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को टाला जा सकता है? ज़रूर टाल सकते हैं। अगर हमको पहले से अंदाज़ा है तो हम सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं, और प्रायः बारिश के मौसम में ऐसी सूचनाएं रहती हैं, तो थोड़ी बहुत जनहानि हम टाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में खेत की मेड़ें बहने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये आपको मालूम है कि मेड़ बनाने चाहिए, और मेड़ पर अगर घास है या वृक्ष लगे हुए हैं तो वो मेड़ बहता नहीं है। पानी की कमी क्यों होती है? बहुत सारे कारण है उसके। पानी का दुरुपयोग भी हो सकता है, पेड़ों की कटाई है, पानी को इकट्ठा करने का हमारे पास समुचित साधन नहीं है, बारिश का पानी पूरा का पूरा बह जाता है। हमने छठी कक्षा में आपदा प्रबंधन के विषय में पढ़ा था, जो मैं पहले बता दिया, दो प्रकार के होते हैं। और जो ऊपर समाचार दिए गए हैं उनको हम अगर दो प्रकार के मैंने उसमें बांट दें, अगर आपदा प्रबंधन में, आपदा में, तो जैसे ट्रक अपघात है ये मानव निर्मित हो गया, बादल फट रहा है तो ये प्राकृतिक हो गया, विमान अगर कोलैप्स हो गया है, या कुछ जो पुल कोलैप्स हो गया, विमान क्रैश हो गया, ये सब मानव निर्मित है। सुनामी आ गई, ये प्राकृतिक है। तो ये सब दो प्रकार की जो आपदाएं हैं, ये कुछ आपदाओं को हम सावधानियां बरत कर टाल सकते हैं, खास करके जो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण अकाल, बिजली का गिरना, बादल का फटना, सुनामी, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जनहानि तथा वित्तीय हानि होने की शंका होती है। तो ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, आप जान रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए प्रकृति है, लेकिन प्रकृति को जिस तरह से मानव ने पूरी प्रकृति का उद्भूदन किया है, उसको नष्ट किया है, तो इसलिए ये हम प्राकृतिक जो आपदा है उसके लिए भी मानव कहीं न कहीं से जिम्मेदार है। उसके बाद आता है अकाल, फेमाइन। अनाज व पानी की दीर्घकालिक और तीव्र कमी से उत्पन्न होने वाली इस परिस्थिति को अकाल कहते हैं। जब पानी की कमी हो जाए और देश में अनाज की कमी हो जाए, तो सामान्यतः जो अकाल का कारण होता है प्राकृतिक होता है, बारिश न होना या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना। फिर भी कुछ मानवीय क्रियाकलापों से तो कुछ प्राकृतिक क्रियाकलापों से अकाल की परिस्थिति बनती है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि साल भर अगर खेत में उत्पादन न हो तो क्या होगा? अनाज की कमी हो जाएगी, लोग भूखों मरना शुरू हो जाएंगे। अब पहला जो देखिए आप दिए है, अकाल के क्या कारण हैं, अकाल के क्या क्या कारण हो सकते हैं।
तो अकाल के जो कारण यहाँ पर दिए गए हैं आप देखिए, सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, बाढ़ में फसलों का बह जाना अथवा फसलों का नुकसान होना, तापमान में परिवर्तन, तूफान, ठंडी हवा, कोहरा जैसे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन। इसी प्रकार फसलों पर कीड़े लगना, रोग लगना, टिड्डे, चूहे और घूस आदि प्राणियों द्वारा होने वाली फसलों को हानि, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आदि अकाल के कुछ कारण हैं। तो अकाल का एक कारण नहीं है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकता है, ज़्यादातर उसमें प्राकृतिक कारण है। इसमें से सूखा पड़ना अकाल का सबसे मुख्य कारण है। अकाल के मानवीय कारणों में युद्ध, अंतर्गत अशांति, यातायात के लिए मार्गों का अभाव और जनसंख्या वृद्धि भी इसमें आती है। यानी एक तो सूखा पड़ना, ये तो मेन कारण है। दूसरा है, अगर युद्ध वगैरह हो जाते हैं दो देशों में तो ऐसी स्थिति में भी चीज़ों की कमी पड़ जाती है। इसके अलावा अगर आने जाने के साधन नहीं है तो अनाज वहाँ समय से नहीं पहुँच सकता, और जनसंख्या बढ़ना, ये भी अकाल का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद हम देखें इतिहास के पृष्ठ में, अकाल कोई आज की समस्या नहीं है। पीने के पानी, भोजन और जानवरों के चारों का अभाव अतीत में भी था, यानी पहले भी ये चीज़ें होती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति साहू जी महाराज के कार्यकाल में भी अकाल पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसके नियंत्रण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की। उनमें से पानी वितरण और पानी भंडारण योजना आज की परिस्थिति में भी आदर्श है। पानी को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए कि नुकसान कम हो और बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाए। आने वाले संकटों और आपदाओं का सामना करने के लिए ऐसी योजनाएं आज भी हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो हमें पानी, भोजन की अधिक आवश्यकता है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित करना, जो बारिश का पानी होता है उसको हम कैसे संग्रहित करेंगे अपने घरों में, अपनी सोसाइटियों में, अपने गांव में तालाब बनाकर, ताकि हमें पूरे साल बारिश की कमी, पानी की कमी न पड़े, ये खुद से इंसान को करना पड़ेगा। औरंगाबाद में मलिक अंबर ने पीने के पानी की नहर योजना कार्यान्वित की थी, वह आज भी अस्तित्व में है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत समय से होती आ रही हैं, बहुत सारे राजाओं ने उस पर ध्यान दिया और काम भी किया। अब आता है प्रश्न, क्या अकाल के लिए हम उत्तरदायी हैं? यानी मनुष्य उत्तरदायी है? बिल्कुल उत्तरदायी है। बारिश और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने से पानी का अभाव बढ़ रहा है। बारिश कम हो रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है, तो पानी का अभाव हो रहा है। इसलिए जो दूर गांव हैं, सुदूर शहरों में तो पानी मिल जाता है, गांव में स्थिति और ख़राब है। बहुत लोग बहुत दूर दूर से जाके पानी ले आते हैं। दूसरा है, हरित क्रांति के कारण अनाज उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि तो हुई, पर रासायनिक खादों, कीटनाशकों, तृणनाशकों के कारण से पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो चुका। जब हरित क्रांति चलाई गई भारत में, श्वेत क्रांति यानी दूध का उत्पादन और हरित क्रांति यानी कृषि का उत्पादन अधिक करने के लिए, तो हरित क्रांति में तो हमको सफलता मिली। आज अनाज हमारे देश में बहुत है, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन उस हरित क्रांति में जो खेतों का, अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादें और कीटनाशकों का उपयोग जो किया गया, उससे हमारे पर्यावरण का बहुत नुकसान हुआ, और इसलिए बारिश का कम होना या ज़्यादा होना, ये चीज़ें उत्पन्न हुई। तीसरा है पानी का अमर्यादित दोहन करना, यानी पानी को ज़मीन से बहुत ज़्यादा निकालना। हम लोग क्या करते हैं, पानी का बहुत ज़्यादा अत्यधिक उपयोग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। गांव में भी लोग पानी का अत्यधिक उपयोग करते हैं ज़मीन से निकाल कर, जिससे पानी का धीरे धीरे जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। मिट्टी का क्षरण होना, मिट्टी का क्षरण तब होता है जब आपके पेड़ कटते जाते हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी ढीली हो जाएगी और बारिश के मौसम में उसका क्षरण हो जाएगा। और पानी का दुरुपयोग करना, तो ये देखा जाए तो इसमें मोस्ट ऑफ जो रीजन है, कारण है, वो मैन मेड है, यानी मनुष्य ने खुद इसको बनाया है अकाल के कारण। अब अकाल की तीव्रता को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे बताया भी गया है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, तो अकाल की जो तीव्रता है उसको कैसे कम किया जा सकता है।
पहला है पानी का योजनाबद्ध उपयोग तथा पुनः उपयोग करना। पानी का सही ढंग से उपयोग हो और जो पानी उपयोग करने के बाद बचता है उसका हम दूसरी जगह उपयोग करें। जैसे कपड़े धोने का पानी है तो उसका उपयोग हम दूसरी जगह भी कर सकते हैं। जो लोग गाड़ी धोते हैं, मोटर धोते हैं, उसका उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। एक पानी का दो बार उपयोग। स्थानीय स्तर पर जल संधारण की योजना बनाना, यानी अपनी सोसाइटियों में, अपने गांव में, अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करने की योजना बनाना, जिससे बारिश के पानी को अधिक समय तक हम अपने यहाँ रखें और उसका जो बह जाता है पानी उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तीसरा है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना और वृक्षों को तोड़ने से बचाना। ये सब जानते हैं कि वृक्ष को लगाना और उनको बचाना प्रकृति को बचाए रखना है। चौथा कारण है जलवायु में संबंधित परिवर्तनों के पूर्वानुमान के अनुसार योजना परिवर्तन करना। जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है इसकी जानकारी के आधार पर, वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर हम आगे की योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। उसके बाद बताया गया कि अकाल नहीं, नहीं मिट्टी का क्षरण, अब हम करेंगे वृक्षारोपण। एक यहाँ पर नारा दिया गया है, नहीं अकाल नहीं मिट्टी का क्षरण, अब करेंगे हम वृक्षारोपण। ऐसे विभिन्न नारे तैयार करके आपको लोगों को जागृत करता है। अब अगला जो आता है आपदा प्रबंधन में प्राकृतिक जो आ रहा है, पहली चीज़ देखिए आप, बादल का फटना। तो बादल का फटना ये प्राकृतिक आपदा है। बादल का फटना, कभी कभी बरसात, बारिश कैसे होती है आपको मालूम है, जल चक्र, समुद्र के वाष्प से जो पानी ऊपर जाता है फिर वो बादल बन के आता है। तो कभी कभी बरसात वाले बादलों से आने वाला पानी बारिश के रूप में जमीन पर न गिरकर जमीन के गर्म तापमान के कारण पुनः वाष्प बनकर बादलों में ही समाविष्ट हो जाता है। यानी जो पानी बरसता है वो कहाँ जाता है, जमीन पे जब वो गिरता है तो इतना ज़्यादा तापमान होता है कि वाष्प बनकर वो वापस आसमान की तरफ यानी बादलों की तरफ जाता है और उसके कारण बादलों में वाष्प की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और शीघ्र संघनन क्रिया द्वारा अचानक किसी विशेष और छोटे भूभाग पर लगभग 100 मिलीलीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की बारिश होती है। इसी को बोलते हैं बादल का फटना। यानी जब 100 मिलीमीटर प्रति घंटे यानी एक घंटे में कम से कम 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाए तो उसे बादल का फटना बोलते हैं। और ये कैसे होता है बताएगा, जब बहुत गर्मी है धरती पर तो पानी धरती पर तो गिरता है लेकिन ज़मीन का जो तापमान है इतना गर्म होता है कि वो पानी वापस वाष्प बनकर बादलों के साथ जाकर मिल जाता है। लेह और लद्दाख में 6 अगस्त 2010 के ऐसे ही बादल फटे थे। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में बादल फटने की घटना के अविस्मरणीय थी, मालूम है, हम लोग थे उसमें। सब कुछ बंद हो गया था 2 दिन 3 दिन के लिए। उस दिन 8 से 10 घंटों में लगभग 950 मिलीलीटर पानी यानी 37 इंच बारिश हुई थी और संपूर्ण मुंबई जलमय हो गई थी। तो ये है बादल का फटना जो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन अगर हम नियोजन सही ढंग से करें तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से भी हम बच सकते हैं। मूसलाधार बारिश होते समय पहाड़ों के नीचे क्यों नहीं रुकना चाहिए, ऐसा पूछा गया है प्रश्न। ये प्रश्न आप ढूंढिए। अब आता है महाबाढ़ यानी फ्लड। महाबाढ़ क्या है? तो अब महाबाढ़ के विषय में हम लोग देखेंगे महाबाढ़ है क्या। थोड़ा याद करो, यहाँ पे दिए गए हैं। तो महाबाढ़ का अर्थ है महाबाढ़ के कौन से परिणाम होते हैं। और हम लोग जब छठी में पढ़े थे तो महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों में जो महाबाढ़ आई थी उसकी जानकारी हमने प्राप्त की थी। तो पहाड़ी प्रदेशों में महाबाढ़ से अगर बचना है तो पहला काम है पहाड़ी प्रदेशों में छोटे बांध बना देना ताकि पानी वहाँ पर इकट्ठा हो। रिसाव पाझर यानी तालाब निर्मित करना। नदियों के तट पर कृत्रिम पद्धति से सीधे करना। नए जंगल बनाना और नदियों को जोड़ना। अगर नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो अगर कहीं बारिश नहीं हो रही है तो जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है उस नदी का पानी दूसरी नदी में चला जाएगा
तो जो महाबाढ़ है उसका खतरा टल जाएगा। भारत सरकार ने सन 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की। बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष प्रयत्न इस आयोग द्वारा किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर से गांव तक बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना तैयार की जाती है। इन योजनाओं द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय और जनहानि को टालने में सहायता मिलती है। इसके लिए हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट भी बनाया गया है, और वो ऐसी अवस्थाओं में जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वो जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो काम करता है। उसके बाद आता है बिजली गिरना। बिजली गिरना भी एक प्राकृतिक आपदा है। तो आकाश से बिजली गिरते समय बहुत सारे लोगों ने देखा, अभी इसी बारिश में बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग बिजली से हताहत हुए। स्थिर विद्युत प्रकरण में हमने बिजली निर्मित होना और बिजली गिरने के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि घर्षण होने से ही बिजली का निर्माण होता है। इस प्रकरण में हम बिजली की कुछ और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अभी हम देखते हैं कि क्या है ये आश्चर्यजनक किंतु सत्य। आकाश में चमकने वाली सभी बिजलियाँ, यहाँ पे आप देखिए इसमें दिया गया है, आकाश में चमकने वाली सभी बिजलियाँ ज़मीन पर नहीं गिरती। 95% जो बिजली होती है वो आकाश में ही होती है। केवल 5% बिजलियाँ गिरती हैं। अगर पूरी की पूरी गिरे तब सोचो क्या हाल होगा। बिजली एक बादल में, दो बादल में या बादल तथा जमीन के बीच उत्पन्न हो सकती है जब घर्षण होता है, और वायुमंडल में एक सेकंड में लगभग 40 बिजलियाँ चमकती हैं। एक सेकंड में लगभग 40 बिजलियाँ चमकती हैं, और बिजली से निर्मित तापमान सूर्य के तापमान से भी ज़्यादा होता है। ध्यान रखिए, सूर्य का तापमान बहुत होता है, लेकिन यहाँ बताया गया कि जो बिजली गिरती है उसका जो तापमान होता है सूर्य के तापमान से कहीं अधिक होता है। और इतने अधिक तापमान के कारण अत्यधिक दाब के अंतर्गत आई हुई हवा का अचानक प्रसरण होता है और जोर से गड़गड़ाहट होती है, इसलिए ये बिजली गिरती है। खुले मैदान में बिजली गिरने की सर्वाधिक आशंका होती है, और बिजली गिरने से प्रभावित व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना कम होती है, परंतु ऐसी व्यक्तियों पर दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं। इसलिए बिजलियां गिरने से प्रभावित व्यक्तियों का तुरंत इलाज करने से उनके प्राण को बचाया जा सकता है। तो ये निश्चित है कि बिजली गिरने की आशंका खुले मैदानों में अधिक है तथा वृक्ष के नीचे एवं पानी के पास कम होती है। सामान्य ऐसी दुर्घटनाएं व्यक्ति के किसी ऊंचे स्थान या किसी ऊंची वस्तु के पास ज़्यादा घटित होती हैं, लेकिन इनसे बचाव के लिए पीछे हमने पढ़ा है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं। अब अगर बिजली कड़कते समय कौन सी सावधानियां हमें बरतनी, यहाँ देखिए 11 सावधानियां दी गई। पहला है खुले मैदान, वृक्ष के नीचे हमको खड़े नहीं होना है। उसी प्रकार ऊंचे स्थान और पेड़ पे भी नहीं चढ़ना है। दूसरा है विद्युत के जो खंभे हैं, टावर, इनके पास आप मत खड़े होइए। तीसरा है गांव, खेत, अहाता, बगीचों और घरों के चारों ओर तार के कंपाउंड को स्पर्श नहीं करना है। यदि आपके पास वाहन है, चौथा साइकिल, ट्रैक्टर, तो उस पर भी आपको नहीं जाना है क्योंकि वो लोहे का बना हुआ है और विद्युत सुचालक है। पांचवा, अधिक व्यक्ति एक समय साथ न रहें जब बिजली गिरने की आशंका हो। दो व्यक्तियों के बीच लगभग 15 फीट की दूरी रहनी चाहिए। बिजली गिर ऐसा लगेगा अगर बिजली गिरने वाली है। प्लग से जोड़े गए विद्युत उपकरणों का प्रयोग आप बिल्कुल मत कीजिए। मोबाइल का उपयोग भी उस समय नहीं करना है। पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, टाट की बोरी या सूखी पतवार रखो, क्योंकि ये उष्मा की यानी विद्युत की कुचालक होती हैं, इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। अगला है दोनों पैर इकट्ठा करके घुटनों पर दोनों हाथ रखकर पैर के तलुओं पर बैठो। आगे है तैरने वाले व्यक्ति मछुआरों को तुरंत पानी से बाहर निकल जाना चाहिए। और पक्का घर सबसे सुरक्षित स्थान है। अपने घर के आसपास ऊंची इमारत पर क्या तड़ित रक्षक लगा है इसकी जानकारी प्राप्त करो। अगर हमारे यहाँ जो बिल्डिंगें बनती हैं, सिनेमा हाउस वगैरह बनते हैं, वहाँ पे तड़ित रक्षक लगे होते हैं। तो ये तो हमने अभी पाठ का एक हिस्सा जाना है कि आपदा प्रबंधन क्या है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, फिर कारण क्या है अकाल के,
फिर हम कितने उत्तरदायी हैं, बादल का फटना, बिजली का गिरना, और बिजली कड़कते समय हम कौन सी सावधानियां बरतेंगे। अभी आगे का हिस्सा जो है पार्ट 2, वो मैं अगले लेसन में पढ़ाऊँगा आपको। अभी इतना आप समझिए। उसके बाद अगला जो पीरियड रहेगा उसमें हम इसके आगे के हिस्से इस लेसन के पढ़ाएंगे। थैंक यू।